Hello and welcome to Clarity for UPSC. I am Dr. Shivan. This is the video in which we are going to discuss the topic of Indian society, which is part of the GS1 main syllabus. इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोसाइटी का सिलेबस क्या है, उसका PYQ एनालिसिस देखेंगे, क्या इसमें टेक्निकल आंसर्स लिखने होते हैं या नहीं, ये देखेंगे, स्ट्रैटेजी देखेंगे एंड इसकी अप्रोच देखेंगे। अब सबसे पहले बिफोर आई शो यू एनी ऑफ दीज थिंग्स, पहले हम एक बार 2024 के GS1 के मेंस का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, right? And let me show you a couple of things. Now this is the GS1 mains paper of 2024. सोसाइटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली 10 मार्कर्स आपको दिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, और 15 मार्कर्स दिखेंगे 18, 19 और 20। तीनों क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी एंड विमेंस एम्पावरमेंट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब अगर आप ये चीज़ देखो तो GS3 में एक टॉपिक है जहां पर हम पढ़ते हैं बजटिंग इन इंडिया, जिसमें एक टॉपिक है जेंडर बजटिंग। अब ये चीज़ उससे काफ़ी रिलेटेड है और क्वेश्चन फेयरली टेक्निकल है, इजी क्वेश्चन तो नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट बट लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। एक सेकंड वीडियो को पॉज करके ये सोचो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जस्ट ट्राई टू टेल मी व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज बढ़ गई है, इंटर रिलीजियस मैरिज नहीं बनी, ये नहीं है क्वेश्चन। रीड इट केयरफुली। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज्ड टू सम एक्सटेंट। मतलब जहां जहां सोशो इकोनॉमिक पैरिटी है, पैरिटी मीन्स इक्वालिटी, जहां जहां सोशो इकोनॉमिक बराबरी है, इकोनॉमिक स्टेटस और सोशल स्टेटस की बराबरी है, वहां तो इंडिया में इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ रही हैं। बट जहां जहां बराबरी है भी, अगर सोशल और इकोनॉमिक पैरिटी है भी, बराबरी है भी, तो भी रिलीजियस मैरिजेस पे उसका फर्क नहीं पड़ रहा। इंटर रिलीजियस मैरिजेस आर नॉट इंक्रीजिंग। वेरेवर देयर इज सोशो इकोनॉमिक पैरिटी, इंटर कास्ट मैरिजेस हैव इंक्रीज्ड बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस। तो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फैक्ट दैट इफ देयर इज सोशो इकोनॉमिक पैरिटी, अगर दो ग्रुप्स के बीच में सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस सेम है, तो कास्ट अगर दो हैं, जैसे देयर इज कास्ट 1 और कास्ट 2, इनके बीच में अगर सोशो इकोनॉमिक पैरिटी है तो यहाँ पर मैरिजेस बढ़ गई हैं। बट अगर बात है एक रिलीजन 1 और रिलीजन 2 की, इनमें अगर सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस में सेम और सिमिलैरिटी भी है तो भी ये चीज़ नहीं बढ़ी है अभी। इसका मतलब सोशो इकोनॉमिक पैरिटी हैज़ अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन कास्ट मैरिजेस बट नॉट इंटर कास्ट मैरिजेस, बट नॉट अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन इंटर रिलीजियस मैरिजेस। अब ये क्वेश्चन ही देखो कितना कॉम्प्लेक्स है और लास्ट ईयर का UPSC का ही पेपर है, राइट? तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं इतने टफ क्वेश्चंस तो नहीं आते। एक और चीज दिखाता हूँ, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। इन डीलिंग विद सोशो इकोनॉमिक इशूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव। अगेन हम जब GS3 में पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक है। अब इंक्लूसिव ग्रोथ के टॉपिक में मैं आपको अपने नोट्स से दिखा देता हूं। हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिक मार्केट इकोनॉमिक्स। ये भारतीय मॉडल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ है जो नीति आयोग ने दिया था। अब इन नोट्स में क्या आपको दिखेगा, और डायरेक्टली नीति आयोग की वेबसाइट से है, यहीं से पढ़ाता हूं मैं ये चीज। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, रोल ऑफ प्राइवेट सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी कि NGOs, और रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसका एडवांटेज क्या होगा और कैसे ये मिडिल पाथ है, इससे इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, और गवर्नमेंट हैज टू बी एन एनेबलर। यही है आंसर एग्जैक्टली। बट ये क्वेश्चन GS3 में नहीं पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया है GS1 में, जबकि पढ़ा है हमने GS3 में। GS3 में ये टॉपिक पढ़ते हैं और वो भी दिस इज अ फेयरली एडवांस टॉपिक, नॉर्मल बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18। डिस्पाइट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस एनविसाज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लग नहीं रहा कि यार ये GS2 का सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, और GS2 का जब मैं आपको दिखाऊंगा PYQ एनालिसिस, ऐसे बहुत क्वेश्चन GS2 में आ चुके हैं। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस हैव कम वेयर दे हैव आस्क्ड कि अच्छा वल्नरेबल सेक्शंस, इनको बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, और ये GS2 में सोशल जस्टिस का सिलेबस है, बट यहाँ इन्होंने GS2 से लिंक करके पूछ लिया। क्वेश्चन 19, ग्लोबलाइजेशन, अब ये सोसाइटी का टॉपिक है बिल्कुल, हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड विमेन एंड फ्रॉम वेरियस क्लासेस। देखो कितनी चीजें वो कह रहा है, skilled women, young women, unmarried women from various classes.
अब आपको इस बेसिस पे बताना है उनका इम्पैक्ट ऑन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। ये भी काफी टफ क्वेश्चन है, इजी तो नहीं है, ऑल्दो हाँ ग्लोबलाइजेशन एक टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा ग्लोबलाइजेशन कैसे पढ़ना है, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये क्वेश्चन मुझे अभी तक का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा है वो लगा है। देख के क्वेश्चन इजी लगता है। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोपोजिशन दैट देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटीज एंड सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलिटीज। अब एक बात याद रखना, कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। कोरिलेशन का मतलब क्या है? दैट जिस दिन आई वेयर अ ब्लैक शर्ट आई टीच वेल, जिस दिन आई वेयर अ ब्लू शर्ट आई डोंट टीच वेल। अब क्या मैं कह सकता हूं कि ब्लैक शर्ट डालने की वजह से आई एम टीचिंग वेल या ब्लू शर्ट डालने की वजह से आई एम नॉट टीचिंग वेल? ये कोरिलेशन है, दे आर मियरली कोरिलेटेड, दीज आर टू थिंग्स, टू इवेंट्स हैपनिंग टुगेदर, दे आर नॉट टू इवेंट्स दैट आर कॉजिंग ईच अदर। यही बात नहीं समझ आई होगी मोस्ट लोगों को मेंस लिखते हुए, और तभी आप देखोगे GS1 का एवरेज स्कोर लास्ट ईयर काफी कम है। टफ था GS1 का पेपर बहुत लास्ट टाइम। अब देखो क्या कह रहा है कि देयर आर इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, और सोशो इकोनॉमिक मार्जिनैलिटी है। मतलब कुछ ग्रुप्स हैं जो सोशो इकोनॉमिकली मार्जिनाइज्ड हैं, उनमें पॉवर्टी ज़्यादा है, उनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं है, हेल्थ इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं, एजुकेशनल इंडिकेटर्स अच्छे नहीं हैं। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक कोरिलेशन है। कोरिलेशन मतलब दीज टू आर अकरिंग टुगेदर। ये नहीं कह रहा कि डाइवर्सिटी की वजह से देयर इज सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, नो, ही इज जस्ट सेइंग दैट दीज टू थिंग्स अकर टुगेदर। इस चीज को क्रिटिकली एनालाइज करो या क्रिटिकली इवैल्यूएट करो। इस चीज में बताओ कि क्या ऐसा है दैट वेरेवर देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी देयर इज ऑल्सो सोशो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन इवन दो डाइवर्सिटी इज नॉट द कॉज। तो आपको इस चीज को क्रिटिकल एनालाइज करना है। तो क्या बताओगे आप? पहले आप बताओगे कि यस ऐसा हो सकता है, फिर आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे कि नहीं ऐसा नहीं है। आप दोनों के एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, देन यू विल हैव टू गिव द रीजंस फॉर दिस फैक्ट। अब यहां पर रीजन काफी एविडेंट है। क्या रीजन है? यहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी इज नॉट द पॉजिटिव फैक्टर, बट जब उस कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर कहीं पे डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट इंक्लूसिव ग्रोथ इज नॉट गिवन, when there is not enough inclusive growth, not enough inclusive development, when all sections of the society are not given growth, तब cultural diversity exists with socio-economic marginalities। but अगर कहीं एक सोसाइटी है जहां पर cultural diversity है और आपने उसको inclusive growth दे दी, inclusive development दे दी, सारे sections को include कर लिया, तो ये actually socio-economic strength की तरह emerge करती है। अब इस थीसिस की तरह इस थीसिस पे आपको एग्जांपल्स देने हैं। तो पहले तो एक तो हमें समझ आया कि देखो किसी भी मेंस के टॉपिक में, लेट दिस बी अ लेसन इवन फॉर फ्यूचर, मेंस में सिर्फ पढ़ने से नंबर नहीं आते, राइट? यू हैव टू डू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थिंकिंग। मैं आपको क्यों कहता हूँ PYQs मेरे साथ ब्रेनस्टॉर्म करो? मैं क्यों तब से मतलब ये चीज, आई थिंक आई एम द वन हु हैज ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट दिस, दैट ब्रेनस्टॉर्म PYQs, बिकॉज ये चीज समझने में, एंड ये जो काम मैंने यहाँ पे किया है ना, ये आपके माइंड में करने के लिए आपके पास कितना टाइम है मेंस में? 1 मिनट। तो आप में से जो लोग राइट स्मार्ट में होंगे, मैंने उनको हर बार ये कहा है, मैं वहां पे 2 मिनट देता हूं आपको सोचने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में, बट अल्टीमेटली वी हैव टू फिनिश इन 1 मिनट। तो सोसाइटी में स्पेसिफिकली, क्योंकि ये कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि आपसे ज्योग्राफी जैसा कि इसमें पूछ लिया साइक्लोन्स के बारे में, या मॉडर्न हिस्ट्री जैसा जैसे इसमें पूछ लिया रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में। इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सोसाइटी में बहुत सोचना पड़ता है, तो थिंकिंग सब्जेक्ट। अब इसका एक बार हम सिलेबस देखते हैं। लेट्स लुक एट द सिलेबस नाउ। बट आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि कहीं से भी ये सब्जेक्ट ईजी तो नहीं होने वाला है हमारे पढ़ने के लिए। तो एक बार सिलेबस देखते हैं। देखो, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये है फर्स्ट सिलेबस हेडिंग। फिर रोल ऑफ विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ये है सेकेंड। पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज 3, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज 4, अर्बनाइजेशन 5, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, ग्लोबलाइजेशन 6, सोशल एम्पावरमेंट 7, कम्युनलिज्म 8, रीजनलिज्म 9, सेकुलरिज्म 10। तो 10 टोटल टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स में आपको फर्दर सब टॉपिक्स भी पढ़ने होंगे। तो 10 टॉपिक्स, एंड हमने देख लिया ये क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन।
अब देखो माइग्रेशन का जो इशू है, अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं, आप इसमें माइग्रेशन को कहाँ प्लेस करोगे? माइग्रेशन को आप शायद प्लेस करोगे इसमें पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज में प्लेस करोगे, है ना। बट इन्होंने क्वेश्चन, याद है हमने क्वेश्चन देखा था, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड माइग्रेशन बाय विमेन, ये क्वेश्चन आया था। विमेन का भी टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है, राइट। अब देखो 3 चीजों को लिंक करके पूछा गया और विमेन पे 2 क्वेश्चन आए लास्ट ईयर। एक क्वेश्चन वो भी हमने देखा था, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्वालिटी, equity and women's empowerment and why is it necessary to take women concerns into account। तो 10 टॉपिक्स हैं, एक सब्जेक्ट है ये, इसमें 10 टॉपिक्स हैं, इन 10 टॉपिक्स में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स बनेंगे, तो कहीं से भी ये सब्जेक्ट छोटा नहीं है, ठीक है। कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि सोसाइटी जो छोटा सब्जेक्ट है हम 2-3 दिन में कर लेंगे, नहीं है ऐसा सब्जेक्ट, ये एफर्ट वाला सब्जेक्ट है और 75 मार्क्स का आता है। 3 into 10 तो 30 मार्क्स ये, और 3 into 15 क्वेश्चंस 8, 9, 10 एंड क्वेश्चंस 18, 19, 20, तो ये 75 मार्क्स का आता है आपका इन GS1 पेपर, तो काफ़ी मेजर इसकी वेटेज भी है। अब इसको आगे पढ़ने के लिए कि हमें सोसाइटी पढ़ना क्या है, हम PYQ एनालिसिस करते हैं और फिर यहाँ से हम कुछ इनसाइट्स लेंगे। जो लोग मीन्स रेडी बाय दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हैं सॉरी, जो लोग ये वीडियो मीन्स रेडी बाय दिसंबर में देख रहे हैं, प्लीज इस एक काम करना कि रिफ्लेक्शन शीट में जो मैं ये बात बता रहा हूँ वो अब आप अपनी रिफ्लेक्शन शीट में साथ साथ लिखना, ठीक है। तो लेट्स लुक एट द PYQs वंस, जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट, ये है हमारी PYQs की फाइल। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं साइड में और यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं, तो मैं अभी क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहा हूँ ताकि अटेंशन उस पर रहे। पहला टॉपिक है यहाँ पे कम्युनलिज्म। अब लेट्स लुक एट PYQs ऑफ कम्युनलिज्म। क्या क्या पूछा? डिफरेंशिएट बिटवीन रिलीजियसनेस, रिलीजियोसिटी एंड कम्युनलिज्म, गिविंग वन एग्जांपल ऑफ हाउ फॉर्मर गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द लैटर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इजी तो नहीं है। कम्युनलिज्म अराइजेस ड्यू टू पावर स्ट्रगल और रिलेटिव डेप्रिवेशन। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। तो अगेन इकोनॉमी से लिंक करके पूछा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, राइट। कम्युनलिज्म पे क्वेश्चंस कम आए हैं, बट हाँ हमें यहाँ से क्या समझ आया, व्हाट इज द थिंग आई हैव अंडरस्टूड नाउ अबाउट कम्युनलिज्म टॉपिक, दैट हाँ इसके बेसिक्स, मेनली इसके कॉजेज और हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रिलीजियोसिटी, और इसका इम्पैक्ट ऑफ कम्युनलिज्म भी हमें पढ़ना है एंड इम्पैक्ट ऑफ अदर थिंग्स ऑन राइज ऑफ कम्युनलिज्म। तो कॉजेज पे काफी फोकस है, पावर स्ट्रगल, रिलेटिव डिप्रिवेशन, इकोनॉमी से कैसे, चेंज इन इकोनॉमिक पैटर्न से कैसे कम्युनलिज्म इफेक्ट हो रहा है, राइट। हाउ रिलीजियसनेस कैन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कम्युनलिज्म, तो कॉजेज पे काफी फोकस है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकली एग्जामिन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजेड पॉपुलेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन हैज इन्फ्लुएंस्ड कोर ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट होमोजेनाइजेशन, but cultural specificities appear to be strengthened in Indian society. Are we losing local identity for global identity? Is diversity and pluralism under threat due to globalization? ये चारों सेम क्वेश्चन है। चारों क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यार ग्लोबलाइजेशन से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, इंडिया का जो कल्चर है, इस पे कैसे इम्पैक्ट हुआ है, हाउ हैज दिस इम्पैक्टेड इट। यहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं, मैं आपको अभी अपने ग्लोबलाइजेशन के नोट्स भी दिखाऊंगा, होमोजेनाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी। इसके अलावा सेकंड टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चंस मैंने क्या देखे कि यार ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है ऑन एजेड सोसाइटी और ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है ऑन विमेन, ये आ चुका है। अब रिपीट हुआ यहाँ पे विमेन के ऊपर क्वेश्चन 2024 में, यही हमने देखा था। तो एक तो वो पूछ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन में, मुझे ये फिगर आउट हुआ कि यार ग्लोबलाइजेशन में ना दे आर आस्किंग 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। One type of question is how is globalization impacting the broad cultural diversity of India? Second is impact of globalization on certain groups. तो अब इन ग्रुप्स में मैं कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ूंगा? I will read about women, वो तो पूछ ही चुके हैं। I will read about aged society. I will read about tribes. I will read about youth. I will also read about cultural institutions, impact on marriage, impact on family. ये मुझे पढ़ना होगा। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कल्चर तो मुझे पढ़ना ही है, ये तो एक फिक्स टॉपिक है दैट आई एनीवे हैव टू डू, इसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। फिर
ग्लोबलाइजेशन के कुछ नई चीजें, जैसे ग्लोबलाइजेशन 4.0, ग्लोबलाइजेशन इन द एज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। अब देखो ग्लोबलाइजेशन पे ही इतने सारे क्वेश्चन बन गए, ठीक है। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ जो मैंने अपने मेंस के लिए बनाए थे, राइट। आई हैड 105 मार्क्स इन GS1, सोसाइटी वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी इससे रिलेटेड है। अब ये मेरे नोट्स हैं, ये देखो आप, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। कैसे बनते हैं नोट्स? इम्पैक्ट होगा यार ऑन जॉइंट फैमिली, ऑन कास्ट सिस्टम, ऑन रिलीजन, ऑन मैरिज, ठीक है। इसी जो मैंने आपको दिखाया था उसी टाइप से हैं। इन नोट्स पे हम अभी एक बार वापस आएंगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन दीज नोट्स टू यू इन डिटेल, बट हमें इस टाइप के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो ऑफ वुमेन पे पूछा और सेक्स रेशियो ऑफ ट्राइब्स पे पूछा, तो मुझे अब समझ आ गया है कि सेक्स रेशियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो GS1 में पूछा जा सकता है। अब डेवलपमेंट, ये देखो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स मतलब लिंक विद GS2, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स इन रिसेंट टाइम्स, अगेन लिंक विद GS2। डिजिटल इनिशिएटिव्स एजुकेशनल सिस्टम, अगेन लिंक विद GS2। तो GS2 का जो एक टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, इस बारे में पढ़ते हैं, इस टॉपिक को उससे लिंक जरूर करना है। लिंक ऑल्सो दिस टॉपिक विद इकोनॉमी। ये देखो 2 क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट? एग्जैक्टली इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी है जिसने, वो आराम से बता देगा। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से आप मैप भी कर सकते हो। अच्छा, फिर ये तो हमने देखा ही था, गवर्नमेंट, NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर, ये इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन है और ये रीसेंट क्वेश्चंस हैं। तो अब क्या हुआ है, पहले क्वेश्चंस थोड़े इजी होते थे, आप रीसेंट क्वेश्चंस देखोगे तो बहुत इंटरलिंक करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, राइट। तो यू हैव टू लिंक विद GS2 एंड GS3। अब विमेन पे आते हैं। विमेन पे काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। विमेन एम्पावरमेंट तो फेवरेट टॉपिक है, इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, राइट। देखते हैं, मेल मेंबरशिप इन विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये क्वेश्चन है 2013 का, रिलेटिवली आपको क्वेश्चन ईजी लगेगा, राइट। अब ये देखो, सुसाइड अमंग यंग वुमेन, वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली, गिग इकोनॉमी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो अगेन दिस टाइम इफ यू सी, एम्पावरिंग वुमेन की टू पॉपुलेशन ग्रोथ, और 2024 में फिर से विमेन्स एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट एक मेजर थीम है। अगर उन्होंने 2 बार पहले विमेन एम्पावरमेंट पूछ रखा था तो मुझे UN डेफिनेशन ऑफ विमेन एम्पावरमेंट याद होनी चाहिए, मैं इस आंसर को लिख लेता। तो अब अगर विमेन वाले टॉपिक की मैं बात करूं, ये काफी ब्रॉड टॉपिक है, इसको मुझे अगेन सोशल जस्टिस से लिंक करना है, यहाँ से स्कीम्स पढ़नी है विमेन के बारे में, और विमेन की वही फिर सारी चीजें जो हम सोचते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं, राइट, क्या इस चैलेंजेस के सोल्यूशन है। मेरे पास विमेन से रिलेटेड थोड़ा सा डेटा होना चाहिए, एंड कुछ स्पेसिफिक सोसाइटी से रिलेटेड चीजें भी आती हैं। सो विमेन and their link with family, women and their link with migration। तो आप देख रहे होगे कि सोसाइटी में टॉपिक्स ही लिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है कि मुझे समझ आ जाए कि ये टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे को वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशनशिप्स एंड वुमेन, ये पूछा था। तो टॉपिक ही अगर मैं लिस्ट कर लूँ ना, यही एक बहुत मेजर काम है। पॉवर्टी पे आते हैं। अब पॉवर्टी तो अपने आप ही एक टॉपिक है GS2 GS3 में, राइट। एसेंशियल कंडीशन टू इरेडिकेट पॉवर्टी इज लिबरेट द पुअर फ्रॉम डेप्रिवेशन। कोविड-19 पे पूछा। पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी को लिंक करके पूछा, और ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स, पॉवर्टी गवर्नमेंट इज स्टिल एग्जिस्टिंग। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम नहीं है जो हमें इस बार 2024 में दिखा कि यार देयर आर वल्नरेबल सेक्शंस हु आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स, राइट। अच्छा, रीजनलिज्म, रीजनलिज्म टॉपिक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस देखोगे। अगेन रीजनलिज्म टॉपिक्स यू विल सी, क्वेश्चंस आर जनरली ऑन बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल असर्टिवनेस। अब 2024 में या शायद 2023 में ये क्वेश्चन आया रीजनल डिस्पैरिटी पे, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी एंड हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। तो रीजनलिज्म ऑल्सो अगेन हैव टू बी रेड इन डिटेल। सिमिलरली डाइवर्सिटी एक मेजर टॉपिक है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि अगेन इसमें भी टॉपिक लिस्टिंग एक मेजर चीज है। सेकुलरिज्म में मैं दिखाता हूं आपको। सेकुलरिज्म में इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस डिबेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन GS2 में आ चुका है, लास्ट ईयर ही आया है, शायद फ्रेंच या अमेरिकन सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आया था एज कंपेयर टू इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। ये देखो, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, राइट। देन व्हाट आर द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म, राइट। ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कौन सी बुक से आया है अभी, ठीक है। फिर ऐसे ही कास्ट, फैमिली एंड मैरिज। तो
आप देखोगे कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ट्राइबल्स एक मेजर कॉन्टेक्स्ट है, और अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम ये है कि किसी बुक में दिया ही नहीं हुआ ढंग से। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करके जो चीज़ हमें समझ आएगी सोसाइटी में, अगर आप, एंड आई वुड वांट कि एक बार ये सारे पीवाईक्यू जो हैं एटलीस्ट आप खुद से रीड करें, राइट। पीवाईक्यू एनालिसिस करके मुझे समझ आएगा यार कि ये तो टॉपिक लिस्टिंग ही एक मेजर प्रॉब्लम है, कि मुझे सारे टॉपिक्स पता चल जाएं फिर उसमें मुझे गुड कंटेंट मिले। तो दिस इज अ रिलेटिवली टफ सब्जेक्ट टू प्रिपेयर एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्या पता चला मुझे कि रिपीट वैल्यू तो हाई है, राइट। थीम्स भी रिपीट होते हैं, डायरेक्ट भी रिपीट होते हैं। थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग का रोल है, ये नहीं कि आपने बस पढ़ा और बात चल गई, बट क्वेश्चंस आर बिकमिंग मोर एंड मोर टेक्निकल। GS3 इकोनॉमी से भी लिंक करना है, GS2 सोशल जस्टिस से भी लिंक करना है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से भी लिंक करना पड़ सकता है। ये मेरी लर्निंग्स है। अब हाउ टू स्टडी। सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम है कि टॉपिक्स की लिस्टिंग कैसे करूं। तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। ये हमारे MMP+ के नोट्स हैं जो जिससे हम सोसाइटी पढ़ाते हैं, राइट। दीज नोट्स कवर एवरी सिंगल टॉपिक दैट यू हैव टू। तो मैंने मीन्स रेडी बाय दिसंबर में इस नोट्स का इंडेक्स अपलोड कर दिया है। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक्स लिस्ट। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये सारे टॉपिक्स पे ऑन ईच ऑफ द वर्ड्स दैट आर रिटन हियर हैव एटलीस्ट 10 to 15 कीवर्ड्स। एंड क्या मतलब है कीवर्ड्स का मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। 10 to 15 कीवर्ड्स वी नीड टू हैव ऑन दिस, ठीक है, ईच ऑफ दीज। ये देखो, और इसमें PYQs भी हमने ऐड किए हुए हैं। तो ये सबसे रिसेंट टॉपिक लिस्ट है कि यार हमारे पास हर पे 10 to 15 कीवर्ड्स हों, राइट। जैसे कास्ट सिस्टम पे, फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम पे 10 to 15 कीवर्ड्स होने चाहिए। एंड व्हाट दिस मींस आई विल जस्ट शो यू। तो ऐसे ये पूरी एक टॉपिक लिस्ट है। फैमिली में, मैरिज में, रीजनलिज्म में, देन कम्युनलिज्म में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स, सेकुलरिज्म में क्या पढ़ना है, अर्बनाइजेशन में क्या पढ़ना है, पॉपुलेशन में, माइग्रेशन में, डेमोग्राफी में, ग्लोबलाइजेशन में। अब देखो, इम्पैक्ट पढ़ना था ना हमें ग्लोबलाइजेशन का। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन रिलीजन, कास्ट, फैमिली, मैरिज, विमेन, यूथ, ट्राइबल, एजुकेशन, हेल्थ, ओल्ड एज, LGBTQ कम्युनिटीज, रूरल, टीयर 2 सिटीज, इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। अब ये इतना होलिस्टिकली पढ़ना पड़ेगा, बट सब में 10 to 15 कीवर्ड्स। तो ये टॉपिक लिस्ट और ग्लोबलाइजेशन 4.0, ये टॉपिक लिस्ट मैंने आपके मीन्स रेडी बाय दिसंबर में अपलोड कर दी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ आपको सैम्पल नोट्स दिखाता हूँ। ये आपकी खुद की एफर्ट है, राइट। मैं आपको वही नोट्स में अपने दिखाता हूँ। जैसे ये मेरे ग्लोबलाइजेशन के नोट्स हैं जो मैंने अपने मीन्स के टाइम पे बनाए थे। देखो, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑन यूथ। अब 10 to 15 कीवर्ड्स का क्या मतलब है, पढ़ना पड़ेगा 2-3 पेज 10 to 15 कीवर्ड्स निकालने के लिए। तो यूथ पे इम्पैक्ट है डिजिटल डिवाइड, यूथ पे इम्पैक्ट है जॉइंट फैमिली पे, फूड हैबिट्स पे, सेकुलर हैबिट्स पे, कंज्यूमरिज्म पे, टेक्नोलॉजी पे, अपॉर्चुनिटीज पे, अवेयरनेस पे। इतने कीवर्ड से मैं मेंस का आंसर लिख सकता हूँ, बिकॉज इसके आगे तो इट इज ओनली ग्रामर, राइट, अगर मुझे पता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड लिख लिया, सेकुलराइजेशन ऑफ यूथ, पोस्ट माइग्रेशन ड्यू टू मैकेनाइजेशन। यार यही क्वेश्चन नहीं आया था, यंग अर्बन विमेन पे माइग्रेशन, तो ये एक पॉइंट हो जाता है उसमें। फिर यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया UN यूथ 2030 स्ट्रैटेजी, इंप्रूव्ड गवर्नेंस फोकस ऑन यूथ, ये भी एक इम्पैक्ट है, राइट। डिलिंक्वेसी हैज बीन इंक्रीजिंग, मतलब ड्रिंकिंग की टेंडेंसी बढ़ी गई है। एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल हैज चेंज्ड, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज्यादा फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, फ्रेंड्स पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, राइट। ऐसे ही जैसे यूथ है, ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन ऑन हेल्थ, ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, ये पूछा ना इस बार इन्होंने, राइट। तो ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑन फैमिली, यही पूछा था। सेक्सुअल फ्रीडम के बारे में लिख सकते हो, फैमिली के बारे में लिख सकते हो, यही, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। अब ओल्ड एज पे पूछ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कीवर्ड्स का मतलब ये होता है UN डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, जॉइंट फैमिली फंक्शनली नॉट स्ट्रक्चरली। अब मुझे कोई कहेगा कि यार इसके नोट्स दे दो मेरे को, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा ये वाले नोट्स, राइट। और आपको लेने ले लो, मुझे छुपा के क्या करना है, मैंने नहीं देना पेपर दोबारा। ये पढ़ के आपको समझ नहीं आएगा, मैं तभी आपको कहूंगा बड़े वाले नोट्स पढ़ो, मैं बताऊंगा अभी कहाँ से पढ़ना है। दिस इज वॉट यू अल्टीमेटली हैव टू गेट टू। जैसे ये D/dx ऑफ जॉइंट फैमिली लिखा है, D/dx डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली लीडिंग टू लोनलीनेस। आपको समझ ही नहीं आएंगे ये नोट्स। माइग्रेशन लीडिंग टू लोनलीनेस, आइसोलेशन, रिजेक्शन। अब ये ओल्ड एज पे है। फिर कास्ट पे इम्पैक्ट, रिलीजन पे इम्पैक्ट। अब रिलीजन पे देखो, सेकुलराइजेशन, फंडामेंटलिज्म, कमर्शियलाइजेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। मैंने कुछ 3-4 लाइनें पढ़ी होंगी ना, तब मुझे ये कीवर्ड आया है, राइट। तो ऐसे आपको
सारी चीजें। अब कल्चर पे मैं आपको बताया था ना, हाइब्रिडाइजेशन, होमोजेनाइजेशन, रिवाइवल ऑफ लोकल आइडेंटिटी, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मैंने सब कुछ लिख दिया और एग्जाम्पल्स लिख दिए, राइट। फिर उस टाइम पे ये तब के नोट्स हैं जब मैं आई माई सेल्फ वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एडसार थी, तो कोविड-19 एंड ग्लोबलाइजेशन। अब मैंने ये सारे नोट्स पढ़े हैं, तो मुझे कोविड-19 पे कुछ 5-6 कीवर्ड्स पता है, राइट। तो पढ़ना थोड़ा सा डिटेल में पड़ेगा, कीवर्ड्स इस हिसाब से आपको निकालने कि ये वो वाले नोट्स हैं, इम्पैक्ट ऑन एडवांस्ड इकोनॉमीज। फिर मुझे थोड़ा सा वैल्यू एडिशन भी करना है इस टाइप का, कि कुछ इससे टर्म्स जो मैं लिख सकता हूँ, कुछ थिंकर्स के बारे में लिख सकता हूँ। जैसे अब मुझे ये मैं याद करके जाता था, ये फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ये ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा तो इस कोट से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। तो ऐसे बनेंगे नोट्स। तो सोसाइटी ईजी तो नहीं है, ठीक है, एंड इट विल रिक्वायर एफर्ट। तो अब मुझे समझ आया कि टॉपिक लिस्टिंग कैसे करनी है, वो मैंने आपके लिए कर दी। मैंने आपको एक सैम्पल नोट्स दिखा दिए कि इसको पढ़ना कैसे है। अब कहाँ से पढ़ना है, देखो 2 तरह के लोग हैं मींस रेडी बाय दिसंबर में और जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप लोग MMP प्लस में हो, जो हमने नोट्स आपको दिए हैं, इन नोट्स को प्लीज फॉलो करो विद वरुण सर लेक्चर्स। नोट्स शायद खुद से समझ ना आए, प्लीज वरुण सर के लेक्चर्स देखना। मैंने भी वरुण सर के लेक्चर्स देख के ही ये नोट्स प्रिपेयर करे हैं। सर टीचर्स रियली रियली वेल। तो ये नोट्स और वरुण सर के लेक्चर्स देखना, और MMP प्लस में हो तो बस इतना ही करना है। बट हाँ, स्टडिंग से बात नहीं बनेगी। मैं चाहूंगा कि आप लोग, ऑल्दो हम आपको माइंड मैप्स भी देंगे, मैं चाहूंगा कि आप अपने खुद के नोट्स ऐसे बनाओ, हैंड रिटन। जो खुद लिखोगे ना उसका कोई एक्चुअली सोल्यूशन है नहीं, तो मैं चाहूंगा आप इस टाइप के नोट्स बनाओ जो जो चीजें आपको याद रहती हैं। जैसे कास्ट पे पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरकास्ट इंटरमिंगलिंग, रिचुअल हायरार्की चेंजिंग, ये कीवर्ड है। अब मैं इससे पूरी लाइन लिख लूंगा, तो ऐसे नोट्स में कहूंगा आप बनाओ। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। MMP प्लस वालों का तो क्लियर है, सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं उनको मैं बताता हूँ। ये 3 किताबें हैं, ये फुली नहीं पढ़नी है, कैसे पढ़नी है मैं बताऊंगा। पहले ये किताब है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, क्लास 12th की NCERT है, ठीक है, सोसाइटी की। और ये भी क्लास 12th की NCERT है, इंडियन सोसाइटी। ये दोनों बुक्स आपने पढ़नी है। फिर पॉलिटिकल थ्योरी की NCERT है ऑफ क्लास 11th। अब ये पॉलिटी है, इसमें बस एक टॉपिक देखना है, सेकुलरिज्म, क्योंकि सेकुलरिज्म हमारा डायरेक्ट सिलेबस में है। तो अब मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ इसका। जैसे ये वो इंडियन सोसाइटी की बुक है, ऐसी 2 बुक्स हैं, ये एक बुक का इंडेक्स है। तो आप इंडेक्स देख के आपको समझ आ जाएगा हाउ इट इज डायरेक्टली रेलेवेंट टू द सिलेबस। लेट मी जस्ट ओपन द इंडेक्स या। तो देखो, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर सिलेबस में है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली, इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट एज सोशल इंस्टीट्यूशन, पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, राइट, कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और यहाँ से फिर उस तरह के नोट्स बनाने हैं। एंड इसके साथ आपको करंट अफेयर्स एडिशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आर बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। तो न्यूज़पेपर से या करंट अफेयर्स कंपाइलेशन से, अगर आप कंपाइलेशन पढ़ते हो मेरी तरह, तो कंपाइलेशन से जहां जहां आपको कुछ मिले, PT 365 पढ़ा होगा ना सोशल इश्यूज वाला, या मुदस्सर के करंट अफेयर्स पढ़े होंगे सोशल इश्यूज वाले, वहां पर जो जो चीजें मिले वो अपने नोट्स में ऐड कर लो, उसमें पॉइंट्स लिखते जाओ। जैसे UN डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग मैंने लिख रखा था। अब इसमें कोई एक चैप्टर दिखाता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि यार इसमें ना टेक्निकल नहीं लिखना होता, ये चीज भी मैं आपको एक बार अभी क्लियर करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये इसी बुक का चैप्टर 3 है, ठीक है, जो बुक हम अभी देख रहे थे उसी बुक का चैप्टर 3 है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। इसमें ही एक टॉपिक है कास्ट। कास्ट हमारे सिलेबस में भी है, क्वेश्चंस भी आए हुए हैं कास्ट पे। तो देखो, कास्ट पास्ट में क्या था, ठीक है, और कास्ट अब क्या है, ये देखो, फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। ये भी आपको लगेगा कि यार ये तो बेसिक है, यहाँ पे स्कॉलर्स के नाम भी दिए हैं। ये भी अगर आपको लग रहा है बेसिक है, तो प्योरिटी एंड पोल्यूशन, इस टाइप के कीवर्ड्स आने चाहिए आपके आंसर्स में जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कॉलोनियलिज्म एंड कास्ट, अब ये चीज हम सोचते भी नहीं है, राइट, बट यहाँ पर दी हुई है। एंड लास्ट, मिथ दैट आई वांटेड टू ब्रेक, ये इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यही आया, बट प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़नी होती है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। एक मिथ जो मैं आपकी ब्रेक करना चाहता था वो ये थी, देखो MN श्रीनिवास सर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, बुक रिमेंबर्ड विलेजेस, राइट। अब ये देखो, संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, यार टेक्निकल लिखना होता है, ये टेक्निकल होता भी नहीं है, ठीक है। स्कॉलर का नाम लिखना टेक्निकल नहीं होता। जब वो 11th या 12th क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें ये चीज आती होगी, तो जहां ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वहां नहीं एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो टेक्निकल चीजें ना लिखो आप। ये नहीं है कि आप बिल्कुल उसको ऑप्शनल का आंसर बना दो, बट डोंट शाई अवे फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स। ये कहीं नहीं लिखा UPSC ने कि आपको टेक्निकल नहीं लिखना। और आप भी देख लो यार, अगर मैं आपको कास्ट पे आंसर दे रहा हूँ और मैं वहां पर MN श्रीनिवास सर को कोट करूं, संस्कृताइजेशन वर्ड लिखूं, डोमिनेंट कास्ट लिखूं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन ऐसे कीवर्ड्स लिखूं, तो इवन यू विल गिव मोर मार्क्स। जो चेक कर रहे होंगे वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, वो तो प्रोफेसर्स ही हैं।
तो ये जो नोशन है ना कि नहीं यार बस आराम आराम से ऊपर ऊपर से पढ़ लो, नहीं होता उससे, इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, तब जाके नोट्स बनेंगे, राइट। और मैंने आपको अपने नोट्स इसीलिए दिखाए कि इट विल टेक टाइम टू मेक नोट्स लाइक दीज एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट एज वेल। तो अब सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो, जस्ट टू रिपीट, ये 2 बुक्स हैं, इन दोनों बुक्स को पूरी तरह पढ़ना है। अब इन दोनों बुक्स के बाद पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, इसमें चैप्टर है सेकुलरिज्म पे, ये इसी का सेकुलरिज्म का चैप्टर है, चैप्टर 8। सिर्फ ये वाला चैप्टर पढ़ लेना, इसमें देखो डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आते हैं। सेकुलर स्टेट क्या होता है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, फिर इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। ये देखो, ये ना, ये पैराग्राफ पढ़ना, यही क्वेश्चन पूछा है एग्जैक्टली, और मोस्ट लोगों को नहीं पता होगा, 2022 में एग्जैक्ट ये पैराग्राफ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू नॉट ओनली रीड, यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, ठीक है। यू हैव टू गो बियॉन्ड इट, थोड़ा सा पढ़ के इससे कीवर्ड बना के थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। दिस सब्जेक्ट इज नॉट मियरली जस्ट रीडिंग। तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ नोट्स मत देखना, वरुण सर के अगर नोट्स या फॉलो कर रहे हो, सिर्फ नोट्स से बात नहीं बनेगी, प्लीज उनके लेक्चर्स देखना और जो वो पढ़ा रहे हैं उसको सोचना। अब अभी भी ये सोर्सेस फॉलो करके एक प्रॉब्लम है अर्बनाइजेशन की, अर्बनाइजेशन एक जगह पर अवेलेबल नहीं है, इसके नोट्स एक जगह पर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये मेरे, जस्ट 1 सेकेंड, ये मेरे राइट स्मार्ट के अर्बनाइजेशन के नोट्स हैं, जिसमें पूरा अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चंस कि क्या होता है, कुछ डेटा, एसोसिएटेड फिनोमेना, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन कास्ट, ऑन विमेन, पूछा था ना, अर्बन माइग्रेशन बाय विमेन, फैमिली, इंडिविजुअल्स, फिर चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, हाउसिंग में, ओवरक्राउडिंग में, और विद रीसेंट एग्जांपल्स, इवन रीसेंट एग्जांपल्स लाइक दीज हैव बीन पुट हियर। ये नोट्स भी मैं मींस रेडी बाय दिसंबर में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर अ सैम्पल, क्योंकि अर्बनाइजेशन के आपको मिलेंगे नहीं कहीं और, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन में दीज नोट्स आई एम ऑल्सो अपलोडिंग ऑन मींस रेडी बाय दिसंबर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो आपको पढ़नी है। तो अब सोर्सेज में सेल्फ स्टडी में ये 4 चीज़ें आपको करनी है, अगर आप यहाँ हो तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब लास्ट मैसेज, स्टडिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टडिंग डज नॉट इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन देख लिया आपने, स्टडी, मेक नोट्स, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक वो टॉपिक लिस्ट है आपके पास, इस टॉपिक लिस्ट में हर टॉपिक पे 10 to 15 कीवर्ड्स, एंड व्हाट डज दिस मीन, देन राइट PYQs एंड देन यू प्रैक्टिस इट, ठीक है। प्रैक्टिस विद न्यू क्वेश्चंस, राइट PYQs नहीं भी लिखने हैं तो ब्रेनस्टॉर्म कर लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं कैसे करता था ये PYQs वाला काम, तो आई विल जस्ट शो यू। जैसे इन्हीं नोट्स में मैं अगर ग्लोबलाइजेशन में आगे जाऊंगा तो मैंने एक यहाँ पर PYQ ब्रेनस्टॉर्म किया हुआ है। अब ये मैंने थोड़ा सा ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से किया हुआ है, क्योंकि मेरे ऑप्शनल में भी ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं। यार अगर ग्लोबलाइजेशन और ट्राइब्स पे क्वेश्चन आएगा तो क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन में एंथनी गिडेंस के बारे में लिखूंगा, ग्लोबलाइजेशन एंड ट्राइब्स के मैं ये लिखूंगा पहले, फिर इम्पैक्ट लिखूंगा, नेगेटिव चीजें क्या क्या हुई हैं। यहाँ पे जो रेड में लिखा है ये केस स्टडीज हैं जो हम एंथ्रो में पढ़ते हैं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव में क्या लिखूंगा और कंक्लूजन में ब्रायन फेगन के बारे में लिखूंगा, ये आपको सोसाइटी में लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्राइंग टू शो यू हाउ आई यूज टू ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चंस, कि अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आ गया ट्राइब से, तो मेरे पास ये कीवर्ड्स हैं, इस पूरे पेज पे हार्डली 20-30 वर्ड्स लिखे हैं, राइट, बट दैट्स व्हाट आई मेंट, फॉर एवरी सब्जेक्ट, फॉर एवरी टॉपिक 10 to 15 कीवर्ड्स, ताकि आपका आंसर वेल इन्फॉर्म्ड दिखे, ठीक है। नाउ मींस रेडी में दिसंबर में जो लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, टॉपिक लिस्ट अपलोडेड है आपके पोर्टल पे, अर्बनाइजेशन के नोट्स अपलोडेड हैं, PYQ का एनालिसिस अपलोडेड है, और अब आप अपनी रिफ्लेक्शन शीट्स भरिए। GS1 हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है ऑफ मींस रेडी बाय दिसंबर। अब नेक्स्ट वीक लेट्स ट्राई कि हम GS2 और GS4 को कर लें। GS4 आई विल बी डूइंग विद मुदित सर, एंड GS2 में आई विल बी मेकिंग 1 वीडियो विद एम्पुरी सर, और एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको सारे GS2 के सब्जेक्ट्स के पढ़ने का तरीका बता दूं, ठीक है। अब वन लास्ट थिंग, ये बात याद रखना जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ये है भाई डी डे, 7 जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तो प्लीज लेट्स गेट आवर हाउस इन ऑर्डर एंड स्टडी एज हार्ड एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।